जब पूरा विपक्ष बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके कह रहा था कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार नहीं माने। सरकार ने विशेष सत्र बुलाए जाने के सवाल को दबाने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि घोषणा कर दी है कि हम जुलाई में मानसून सत्र लेकर के आ रहे हैं। कायदे से जब मानसून सत्र आता है तो उसकी घोषणा हफ्ते 10 दिन पहले की जाती है, लेकिन आप देखिए कि 21 जुलाई से सरकार मानसून का सत्र बुला रही है और उसकी घोषणा आज ही कर दी गई। और उस वक्त में जज साहब के इस्तीफे को लेकर के महाअभियोग की भी प्रक्रिया को चलाया जाएगा। तो यानी एक तरीके से उस वक्त में जब मानसून सत्र में भी पहलगाम, पुलवामा या फिर ऑपरेशन सिंदूर या सीज फायर, इन सारे मुद्दों पर जब चर्चा होगी तो उस वक्त में महाअभियोग के नाम पर सरकार चर्चा को कहां लेकर के जाएगी, इस बात को भी जरा समझिए। यानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सीज फायर, सिंदूर ऑपरेशन, उसकी सफलता और उससे पहले पहलगाम, लेकिन साथ में सरकार ने महाअभियोग वाला मुद्दा भी इसमें रखा है। क्या वाकई जज के इस्तीफे को लेकर के किसी तरीके का इन दोनों खबरों के बीच में कोई जुड़ाव है? इस बात को जरा आप देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको खबर बताता हूं और उसके बाद में इसी खबर में मैं आपको तथ्यों के साथ में बताने वाला हूं कि संसद का मानसून सत्र जो अभी सरकार लेकर के आ रही है 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2025 में, बिल्कुल वही सेम तारीखों पर आ रहा है जैसे पहले आता रहा है। यानी सरकार कुछ भी नया नहीं कर रही है। दूसरी बात, जिस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिस वक्त में कारगिल हुआ, जिस वक्त में चीन के साथ में हमारा युद्ध हुआ और हमारी हार हुई एक तरीके से, उस वक्त में भी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। वो भी तारीखों के साथ में मैं आपको बताऊंगा और क्या कहा था उस वक्त के प्रधानमंत्रियों ने, वो भी आप सुनिए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी वो क्या कर रहे हैं, पहले उसको देख लीजिए। सरकार की तरफ से अब घोषणा कर दी गई है। किरण रिजिजू संसदीय मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। और रिजिजू ने कहा है कि सिंदूर ऑपरेशन पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को नई दिल्ली में इसकी जानकारी दी। रिजिजू ने कहा कि यह सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। सरकार नियमों के तहत सत्र में किसी भी विषय पर चर्चा को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग पेश हो सकता है। अब पेश हो सकता है मतलब होगा ही, और ये पैरेलल में एक तरीके से एक मुद्दा चलेगा और इसी पर जो है वो कैसे खेल होगा आप देखेंगे। रिजिजू कह रहे हैं कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन जवाब आप देखिए। सरकार का कहना है कि संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान विपक्ष अगर नियमों के तहत चर्चा की मांग करता है तो हम पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार हैं। अगर विपक्ष मांग करता है तो। दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहास याद रखेगा कि एक वक्त में एक सरकार थी, एक इस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद में सेना ने इस तरीके से जवाब दिया, फिर एक सीज फायर हुआ, फिर पूरा विपक्ष कह रहा था। कल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी, 16 पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन की 16 पार्टियों ने एक साथ आकर के कहा कि प्रधानमंत्री संसद का विशेष सत्र लाए। लेकिन देखिए 1.5 महीना तकरीबन 1.5 महीना जो है वो सरकार ने इस चीज को खींच दिया है। अभी तो आज हम जो है वो 5 जून में है, यानी अभी 15 दिन तो इसी महीने के और 1 महीना आगे, 1.5 महीना बाकी, 1.5 महीने पहले। और कांग्रेस ने इस पर कहा भी है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने क्या कहा है, सुनिए जरा। कांग्रेस बोली पीएम विशेष सत्र से भाग सकते हैं, मानसून सत्र से नहीं। मानसून सत्र को लेकर के कांग्रेस ने मोदी सरकार पर विशेष सत्र की मांग से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने विशेष सत्र की मांग से ध्यान भटकाने के लिए अचानक
मानसून सत्र की घोषणा कर दी है। भारत के इतिहास में, गौर से देखिए इस बात को, भारत के इतिहास में कभी भी 47 दिन पहले सत्र की घोषणा नहीं हुई। आमतौर पर सत्र की जानकारी 1 हफ्ता या 10 दिन पहले दी जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विशेष सत्र से तो भाग सकते हैं, लेकिन मानसून सत्र से नहीं। हम विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं ताकि पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हो सके। आतंकियों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली? देखिए आप किस तरीके से पूरी चीजों को घुमाया जाता है। मतलब जो काम 1 हफ्ता 10 दिन पहले होता है, जो घोषणा 1 हफ्ता 10 दिन पहले होती है, उसको 1.5 महीना पहले कर दिया गया, ताकि लोगों के अंदर जो बार बार ये बात निकल करके आ रही थी, राहुल गांधी या विपक्ष के तमाम नेता कह रहे थे, 16 पार्टियां इंडिया गठबंधन के एक साथ आकर के कहती हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए, और लोगों के मन में भी ये सवाल बार बार है कि सरकार विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही। तो अब सीधा कह दिया गया कि हम मानसून सत्र बुलाएंगे, खेल खत्म। मतलब विशेष सत्र नहीं आएगा, यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। लेकिन अब जरा देखिए आप, ऐसा नहीं है कि मानसून सत्र को कुछ पहले बुलाया जा रहा है या बड़ा किया जा रहा है। 2025 में अभी जो मानसून सत्र आ रहा है वो 21 जुलाई से और 12 अगस्त तक चलेगा। तारीख पर गौर कीजिए आप। 2024 में जब मानसून सत्र आया था तो 22 जुलाई से शुरू हुआ था और 9 अगस्त तक चला था। तारीख बिल्कुल सेम है। 2023 के अंदर जब मानसून सत्र आया था तो वो 20 जुलाई से शुरू हुआ और 11 अगस्त तक चला। 2022 में जब मानसून सत्र आया तो 18 जुलाई से शुरू हुआ और 12 अगस्त तक चला। इस बार सरकार ना तो मानसून सत्र को पहले लेकर के आ रही है और ना ही बड़ा कर रही है कि चलिए हम कम से कम 4 दिन 5 दिन डेडिकेट करके पहलगाम के हमले को लेकर के चर्चा करेंगे। कुछ नहीं है। क्यों भाई? किस बात के लिए? आप क्यों नहीं चाहते उस पर चर्चा, या क्यों नहीं उसमें जो है वो विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं? ये सवाल इस वक्त में विपक्षी पार्टियों का है। और आप देखिए, जिस वक्त में कारगिल का युद्ध हुआ था उस वक्त में भी मई जुलाई 1999 के बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने युद्ध की स्थिति और भारत की जीत पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया था। यह सत्र अगस्त 1999 में आयोजित किया गया था, यानी जस्ट जो है वो युद्ध के बाद में, और जिसमें युद्ध के परिणामों, सैन्य रणनीति, भविष्य की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। वाजपेयी ने इस दौरान कारगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता, बलिदान को रेखांकित किया, पाकिस्तान की घुसपैठ की निंदा की। इस सत्र में विपक्षी दलों ने भी सरकार के प्रयासों की सराहना की। गौर से देख लीजिए, इस सत्र में भी विपक्षी दलों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की। हालांकि कुछ मुद्दों पर रणनीतिक और खुफिया विफलता को लेकर के सवाल भी उठाए गए। यही काम होता है साहब, सरकारों का यही काम होता है, विपक्ष का यही काम होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि छुई मुई बन जाए, कोई ऐसा नहीं होता है कि चलिए हम जो है उस पर बात नहीं करेंगे, हम इस पर जो है वो चर्चा नहीं करेंगे, या इस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, इस पर हम सर्वदलीय बैठक में भी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं चलता है। आप जिम्मेदार पद पर हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और सवाल अगर आपसे नहीं होंगे, जिम्मेदारी जवाबदेही की बात अगर आपसे नहीं होगी तो किससे होगी? और ये ही नहीं है कि केवल जीत के बाद में ही हम बुलाते हैं, हार के बाद में भी बुलाया। भारत के पहले प्रधानमंत्री और अभी तक आजाद भारत में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने वाले, एक छत्र राज करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी विशेष सत्र बुलाया था चीन के साथ में जब हमारा युद्ध हुआ था 1962 में। भारत चीन के युद्ध के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाया था। यह सत्र युद्ध के परिणामों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आगे की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, और इस सत्र में नेहरू ने देश को स्थिति से अवगत कराया और रक्षा तैयारियों को मजबूत करने पर जोर दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के सबसे लंबे वक्त तक इस पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री, और भारत की हार के बाद में संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं। लेकिन मोदी जी नहीं बुलाते हैं। मोदी जी क्यों नहीं बुलाते हैं? क्या मोदी जी को बुलाना नहीं चाहिए?
राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी, और उसके बाद में करीब 200 सांसदों ने, 16 पार्टियों के 200 सांसदों ने चिट्ठी लिखी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो संसद का विशेष सत्र नहीं बुला रहे, और अभी नहीं, जब पुलवामा का हमला हुआ था उस वक्त में भी कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया था। खबर आप देखिए, पुलवामा हमला यानी 14 फरवरी 2019 को हुआ था। उसके बाद में मोदी सरकार ने संसद का कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया था। उपलब्ध जानकारी और संसद के सत्रों के रिकॉर्ड के अनुसार उस समय संसद का सत्र, बजट सत्र 31 जनवरी 2019 से 13 फरवरी 2019 तक पहले ही समाप्त हो चुका था, और अगला नियमित सत्र, मानसून सत्र, जुलाई 2019 में शुरू हुआ था। यानी जब सत्र खत्म हुआ उसके अगले दिन हमला हुआ था। 13 तारीख को सत्र का समाप्ति होती है और 14 तारीख को पुलवामा का हमला हो जाता है। लेकिन सरकार ने विशेष सत्र नहीं बुलाया। बालाकोट एयर स्ट्राइक वगैरह हुई, उसके बाद में भी नहीं बुलाया, और फिर सरकार सीधे चली गई चुनाव के अंदर। और चुनाव में मोदी जी ने कहा वो आपके सामने है, कैसे शहादत के नाम पर, कैसे सेना के नाम पर वोट मांगे गए, वो भी आपके सामने है। गजब की बात यह है दोस्तों, मोदी जी सब कुछ करने के लिए तैयार है, सारे भाषण देने के लिए तैयार हैं, संसद में 2-2 घंटे बोलने के लिए तैयार हैं, तो फिर संसद का विशेष सत्र बुलाने से क्यों पीछे हटते हैं? और क्या इतिहास इस बात को भूल जाएगा? आज जब मैं आपको खड़ा होकर के 1962 की बात बता रहा हूं, तो क्या कल को कोई खड़ा होकर के 1950 में 2025 की बात नहीं बताएगा कि 2025 में क्या हुआ था? क्या कोई भूल जाएगा इस बात को? क्या इस बात को हटा दिया जाएगा इतिहास में से? इतिहास बदला नहीं करते हैं, और इतिहास किसी की मर्जी से भी नहीं लिखे जाते हैं। और आज मौजूदा वक्त का इतिहास तो कोई कैसे ही बदल पाएगा। 1965 में जो कुछ हुआ उसके बहुत सारे वीडियोस वगैरह हमारे सामने नहीं है, लिखित दस्तावेज हैं। लेकिन आज तो जो कुछ हो रहा है, यूट्यूब के तहखाने में जाकर के कोई इसी वीडियो को 25 साल बाद में सुन रहा होगा, 50 साल बाद में सुन रहा होगा। हो सकता है कि तब तक चीज़ें और अच्छी हो जाएं, हो सकता है कि चीज़ें तब तक और ख़राब हो जाएं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी सेना, शहादत, सरकार, 56 इंच, ये तमाम जब बातें करते हैं, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात कहाँ चली जाती है? और संसद का विशेष सत्र बुलाने में दिक्कत क्या है? सरकार के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तमाम पार्टियां वो इस बाबत में है कि कैसे संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, हम नरेंद्र मोदी से पूछें, सीज फायर को लेकर के पूछें। लेकिन क्या आपको लगता है कि 1.5 महीने बाद में चीज़ें खत्म हो जाएंगी? ये चीज़ें 1.5 साल बाद में भी नहीं खत्म होने वाली हैं। ये चीज़ें नरेंद्र मोदी की राजनीति के साथ चिपक गई हैं, नत्थी हो गई हैं। उनका जब भी कोई भी लिखेगा उनके बारे में, तो इस घटना का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। अगर कोई स्वतंत्र तौर पर लिखेगा, अगर कोई सिर्फ चाटुकारिता करने के लिए प्रधानमंत्री की जय जयकार लिख रहा है, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई मोदी जी की राजनीति के बारे में लिखेगा, तो ये चैप्टर तो आएगा ही आएगा कि 2025 का समय था, पहलगाम के अंदर एक हमला हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और फिर सीज फायर हुआ। ये चैप्टर आएगा ही आएगा। ये चैप्टर मोदी जी की जिंदगी के साथ में जुड़ गया है, उनकी राजनीति के साथ में जुड़ गया है। और मोदी कैसे इस राजनीति से अपना पीछा छुड़ाएंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या नरेंद्र मोदी इस बात को नकार करके अपने आप को बचा ले जाएंगे? सुनिए जरा, मैंने कांग्रेस नेता जगजीवन शर्मा से बात की, और वो कह रहे हैं कि जिस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी ने, इकलौते सांसद ने कहा था चीन के युद्ध के बाद में हार हुई थी जब हमारी, कि विशेष सत्र बुलाइए, उनकी इकलौते सांसद की बात भी सुनी गई। और आज 16 पार्टियों के 200 सांसद बोल रहे हैं और मोदी जी तैयार नहीं। सेना का मनोबल तब टूटता है जब कदम लेने से पहले दुश्मन को आगाह एक जिम्मेदार हमारा जो है मोदी मंत्रालय का मंत्री कहता है, और वो इस बात को बड़ी शेखी के तौर पर कहता है। सेना का मनोबल अगर हम बात करें, आज सरकार से हम क्या, कांग्रेस क्या मांग कर रही है? हम यही तो कह रहे हैं कि आप संसद के पटल पर सारी जानकारी लाइए। जनता जानना चाहती है कि हमने क्या पाया और क्या खोया।
हम इसकी विवेचना करें। अगर हमारी कहीं कमी रही है तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए। 1962 के अंदर नेहरू जी ने स्वीकार किया था। अगर हम 1962 का युद्ध हारे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सवाल खड़ा करने पर नेहरू जी ने सत्र बुलाया और अपनी वहां पर मुखालफत को झेला, उन्होंने सामना किया और लोगों को बताया कि क्या कमी रही। हमें किस प्रकार जो है चाइना ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, हमारे विश्वास को तोड़ा है, हमारी इस पंचशील सिद्धांत की जो सहमति थी उसको तोड़ा है। अभी अगर हम कारगिल की बात करें, कारगिल के अंदर एक रिव्यू कमेटी बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था। आप ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 62 में सवाल खड़ा किया था, बिल्कुल खड़ा किया, नेहरू जी के सामने संसद सत्र बुलाया था, सत्र बुलाया और बकायदा स्पष्टीकरण दिया, अपनी कमियों पर भी चर्चा हुई वहां पर। नेहरू जी ने स्वीकारा कि हमारी कमी कहाँ रही। अगर चाइना ने हमारे साथ विश्वासघात किया, उसने हमारी पीठ में छुरा मारा है, हमने ऐसा नहीं किया। हम तो दोस्ती की बात को लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने पीछे से हम पर हमला किया। अटल बिहारी वाजपेयी इकलौते थे जो ये मांग कर रहे थे या पूरा विपक्ष मांग कर रहा था, अगर बता पाए? नहीं, उस टाइम में ये सवाल सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उठाया था। हम अगर एक व्यक्ति की बात को इतना महत्व देते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम लोकतंत्र के जनक हैं, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, लोकतंत्र की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर रही है। हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, लेकिन लोकतंत्र की हमेशा हमने रक्षा की है, लोकतांत्रिक बाध्यताओं में बंद कर रहे हैं। हमने लोकतंत्र का सम्मान किया है, हमने संविधान का सम्मान किया है। हमने अगर किसी ने भी आवाज उठाई है, जनता के समक्ष हमने सच्चाई पेश की है। लेकिन आज सरकार क्यों भाग रही है सच्चाई से? कारगिल के अंदर अपने ही नेता से सबक ले। एक रिव्यू कमेटी बनी थी, 4 सदस्य कमेटी, जिसने इस बात की विवेचना की कि कारगिल में क्या कमी रही, क्योंकि कारगिल का युद्ध भारत की धरती पर लड़ा गया था। पाकिस्तान की सेनाएं अंदर घुसी थी, हमारी सेनाओं ने उनका मुंह तोड़ जवाब देकर उनको खदेड़ा था। वो पाकिस्तान की क्षेत्र नहीं था। हमें ये फक्र है, हमें गर्व है, जब जब कांग्रेस का शासन रहा है हमने पाकिस्तान की धरती पर जाकर युद्ध लड़ा है। लेकिन जब जब एनडीए या भाजपा शासित हमारी सरकारें आई हैं, तब तक दुश्मन ने हमारे क्षेत्र में आकर हमें हमला कर और हमें, हमारे लोगों को, हमारी इनको शहादत करने का उसने दुस्साहस किया हमेशा। कुल मिलाकर के अब बात यही है कि जो कुछ आज के वक्त में हो रहा है, इसको आने वाले समय में किस तरीके से देखा जाएगा, और जब 1.5 महीने बाद में इस पर चर्चा होगी तो क्या प्रधानमंत्री स्पेसिफिक इस बारे में बता पाएंगे देश को कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, सीज फायर से भारत को क्या हासिल हुआ। भारत की सेना जिस वक्त में आगे बढ़ रही थी, सटीक हमले कर रही थी, उस वक्त में सीज फायर क्यों हुआ? सीज फायर करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्यों ट्वीट किया गया? डोनाल्ड ट्रंप अब तक 12 बार, और उस वक्त 1.5 महीने के अंदर पता नहीं कितनी बार और कब क्या बोले, क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं बोले हैं, क्या अगले 1.5 महीने में बोल पाएंगे? और क्या संसद के अंदर बोल पाएंगे? क्या अमेरिका का नाम ले पाएंगे? क्या ट्रंप का नाम ले पाएंगे? क्या चीन का नाम ले पाएंगे? या फिर वही भाषण और वही लफाजी होगी कि छोटी आंख वाले गणेश जी? क्या इस सब के लिए प्रधानमंत्री को लोग सुनना चाहते हैं, या प्रधानमंत्री से लोग बड़ी उम्मीद करते हैं? बड़ी उम्मीद यानी बड़ी बात की उम्मीद। क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी, उनकी राजनीति और उनके जिस तरीके का उनका सेना और शहादत और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, उस सब पर एक बड़ा डेंट लग चुका है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।